राजपूत राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति, विदेशी मत और भारतीय मत। राजपूत राजवंश, उत्पत्ति, विदेशी मत एवं भारतीय मत। राजपूत मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वह विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक शक्ति हैं जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के राजनीतिक गठन, सामंतशाही ढांचे और क्षेत्रीय राज्यों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। परंतु राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न इतिहास लेखन में अत्यंत विवादास्पद रहा है। विभिन्न ग्रंथों, पुरातात्विक स्रोतों, जातीय परंपराओं और विद्वानों के मतों के आधार पर राजपूत जाति का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रतीत होता है। राजपूत न तो अचानक प्रकट हुए, न ही किसी एक जातीय समूह के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं, बल्कि वे अनेक सामाजिक, राजनीतिक और जातीय तत्वों के क्रमिक समन्वय से निर्मित शक्ति हैं। इन्हीं बहुआयामी तत्वों को समझाने के लिए इतिहासकारों ने 2 प्रमुख मत प्रस्तुत किए, विदेशी उत्पत्ति का मत और भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूतों की उत्पत्ति पर विदेशी मत की पृष्ठभूमि में यह विचार निहित है कि भारत में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच जिन विदेशी समूहों शक, हूण, कुषाण और अभीर का प्रवेश हुआ, उनमें से अनेक जनजातियां धीरे धीरे भारतीय समाज में समाहित हो गईं। इन जनजातियों के प्रमुख नेता, सैन्य दल और कुल प्रधान स्थानीय शक्ति संरचनाओं में प्रवेश करके उच्च कुल के योद्धाओं में परिवर्तित हुए। हूणों के नेता तोरमाण और मेहरकुल जैसे नाम राजपूत वंशावलियों में स्मरणीय रहे हैं, जिन्हें बाद की परंपराओं ने क्षत्रिय कुल में सम्मिलित कर लिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब इन विदेशी जनजातियों ने ब्राह्मणों से यज्ञोपवीत संस्कार और क्षत्रिय कर्तव्य स्वीकार किए, तब वे क्रमशः राजपूत वर्ग में रूपांतरित हो गए। यह परिवर्तन एक संस्कृतिकरण प्रक्रिया थी, जिसने उन जातीय समूहों को राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की जो पहले बाहरी माने जाते थे। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत यह संकेत देता है कि राजपूत बनने की प्रक्रिया जातीय नहीं, बल्कि राजनीतिक समाकलन और सामाजिक उन्नयन से संबंधित थी। इसके विपरीत भारतीय उत्पत्ति का मत राजपूतों को पूर्णतः देशज शक्ति मानता है। इस मत के अनुसार राजपूत प्राचीन भारतीय क्षत्रिय परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अनेक राजवंश, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान, कच्छवाहा, गुहिल, राठौर अपनी वंशावलियों को सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश की परंपराओं से जोड़ते हैं। पुराणों और वर्ण परंपराओं में क्षत्रिय वंशों की जो लंबी श्रृंखला मिलती है, उसे मध्यकाल में राजनीतिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्निर्मित किया गया। भारतीय मत यह मानता है कि जब गुप्त साम्राज्य का विघटन हुआ और अनेक स्थानीय प्रभु उभरकर सामने आए, तब क्षत्रिय कुलों के साथ साथ अनेक जन प्रमुख, सामंती सरदार और वीर योद्धा सत्ता के नए केंद्र बने। इन शक्तियों ने स्वयं को क्षत्रिय धर्म का रक्षक घोषित किया और धीरे धीरे राजपूत पहचान का हिस्सा बन गए। इस प्रकार भारतीय उत्पत्ति का मत राजपूतों को स्थानीय योद्धा परंपराओं, क्षत्रिय धर्म और गृह राजनीतिक विकास का घटक मानता है। राजपूतों की उत्पत्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह पहचान स्थिर जातीय श्रेणी नहीं, बल्कि एक राजनैतिक और सामाजिक पदवी के रूप में विकसित हुई थी। जब सामंतशाही का ढांचा गहरा हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ, तब योद्धा वर्ग की महत्ता बढ़ी। भूमि दानों, सामंती जिम्मेदारियों और सैन्य नेतृत्व ने ऐसे वर्गों को जन्म दिया जिन्हें अपनी पहचान के लिए एक नई प्रतिष्ठा परंपरा की आवश्यकता थी। राजपूत पहचान इसी आवश्यकता से निकली, एक ऐसी पहचान जो शौर्य, कुलीनता, क्षत्रिय धर्म और सत्ता वैधता को एक सूत्र में जोड़ती थी। यही कारण है कि कुछ राजपूत जातियां वैदिक क्षत्रिय परंपरा में अपनी जड़ें खोजती हैं, जबकि कुछ जनजातीय और विदेशी मूल के समूह समय के साथ संस्कृतिकरण से राजपूत बने। इन दोनों मतों, विदेशी और भारतीय,
को समझने पर स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति न तो पूरी तरह विदेशी है, न पूरी तरह शुद्ध प्राचीन क्षत्रिय वंशावलियों की उपज। वास्तविकता यह है कि राजपूत पहचान राजनीतिक सत्ता, सैन्य परंपरा, सामाजिक स्थिति और ब्राह्मण संस्कृतिकरण की दीर्घकालीन प्रक्रिया से विकसित हुई। यह प्रक्रिया 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच सर्वाधिक सक्रिय रही। अनेक स्थानीय प्रभु, जन नेता, योद्धा, कुल और सामंती सरदार अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थिर करने के लिए राजपूत पहचान को अपनाते गए। इस प्रकार राजपूत केवल जन्मगत नहीं थे, वे एक विकसित राजनीतिक सामाजिक श्रेणी के प्रतिनिधि थे, जिनका आधार वीरता, कुलीनता और राज्य सत्ता थी। समग्रतः देखा जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न एकल सत्य नहीं, बल्कि बहुविध ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। विदेशी जनजातियों का समाकलन, क्षत्रिय परंपराओं का पुनर्गठन, सामंती ढांचे का विकास और सैन्य नेतृत्व की प्रतिष्ठा, इन सभी ने मिलकर राजपूत पहचान को निर्मित किया। यही कारण है कि राजपूत इतिहास भारतीय मध्यकालीन राजनीति का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें परंपरा, शक्ति, धर्म और जातीय संकल्प सभी एक साथ सम्मिलित होते हैं। नीचे अग्निवंश सिद्धांत। अग्निवंश सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा अग्निवंश सिद्धांत भारतीय मध्यकालीन परंपरा और साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक अवधारणा है। यह सिद्धांत उन 4 प्रमुख राजपूत कुलों परमार, चौहान, प्रतिहार और सोलंकी की उत्पत्ति को एक पौराणिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है। अग्निवंश की कथा केवल वंश परंपरा का विवरण नहीं, बल्कि यह मध्यकालीन राजपूत पहचान, शक्ति, वैधता और कुलीनता की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसने शूरवीर वर्ग को एक पवित्र एवं विशिष्ट उद्भव से जोड़ा। यह कथा ऐतिहासिक सत्य नहीं मानी जाती, परंतु उसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्निवंश सिद्धांत का मूल वर्णन प्रत्याशित प्रतिहार कवि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों में मिलता है, यद्यपि उसके तत्व और संकेत इससे भी पूर्व के परंपरागत साहित्य और कथाओं में पाए जाते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब पृथ्वी दैत्य शक्तियों और असुरों के अत्याचार से पीड़ित हुई और धर्म व्यवस्था संकट में पड़ गई, तब ऋषि मुनियों ने मिलकर अर्बुद पर्वत, माउंट आबू पर एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 शूरवीर पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और शत्रुओं के दमन का संकल्प ग्रहण किया। ये 4 पुरुष ही आगे चलकर 4 राजपूत वंशों के संस्थापक बने, परमार, प्रतिहार, चौहान और इस प्रकार इन राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि यह उन वंशों को दैवी उत्पत्ति, धार्मिक वैधता और कुलीन क्षत्रिय पहचान प्रदान करता है जिन्हें संभवतः इतिहास में राजनीतिक सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। मध्यकालीन समय में जब अनेक स्थानीय सरदार, जन नीति नेता, सामंती प्रधान और योद्धा वर्ग राजनीतिक रूप से उभर रहा था, तब उन्हें शक्ति और कुलीनता की वैधता प्राप्त करने के लिए किसी पवित्र उत्पत्ति की आवश्यकता थी। अग्निवंश सिद्धांत इसी आवश्यकता का उत्तर था। यह सिद्धांत किसी जातीय या जैविक उद्भव की कथा नहीं, बल्कि राजनीतिक सामाजिक वैधता का साधन है। अग्निवंश सिद्धांत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह राजपूत पहचान के निर्माण की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें परंपरा, धर्म और शक्ति एकत्र होकर कुल वर्चस्व का ढांचा बनाते हैं। उस समय भारतीय समाज में क्षत्रियत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि धर्म पालन, वीरता, सामंती दायित्व, भूमि रक्षा और राजनीतिक नेतृत्व से भी परिभाषित होता था। अग्निवंश की कथा इन नए योद्धा कुलों को उस प्राचीन क्षत्रिय परंपरा का उत्तराधिकारी बनाती है जिसमें दैवी सहायता और यज्ञ संस्कार की पवित्रता निहित है। इतिहासकार यह मानते हैं कि अग्निवंश एक राजनीतिक मिथक था
जो संभवतः उन वंशों के लिए रचा गया जिनकी उत्पत्ति पर संदेह था या जिन्हें उच्च क्षत्रिय पहचान प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हून, शक और अन्य बाहरी समूहों के भारतीय समाज में समाकलन के बाद जब वे प्रमुख सत्ता केंद्र बनने लगे, तब ब्राह्मणों द्वारा उन्हें क्षत्रिय बनाने की प्रक्रिया हुई। यह संस्कृतिकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसकी वैधता हेतु अग्निवंश जैसे सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इससे न केवल इन वंशों को सामाजिक स्वीकार्यता मिली बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी प्राप्त हुई। अग्निवंश की कथा को कई बार स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से भी जोड़ा गया है। आबू पर्वत, जहां यज्ञ हुआ, बताया गया है, प्राचीन काल से ऋषियों, जैन संतों और शैव परंपरा का केंद्र था। इस भूमि को पवित्र मानकर यहाँ से उत्पन्न होने वाले वंशों को धार्मिक श्रेष्ठता प्रदान की गई। यह धार्मिक श्रेष्ठता राजनीतिक श्रेष्ठता में परिवर्तित हुई और इन वंशों ने आगे जाकर मध्यकालीन भारत में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में अधिक है कि वह राजपूतों की सामूहिक पहचान, क्षत्रिय दायित्व, वीर आदर्श और राजनीतिक वैधता का सांस्कृतिक आधार बन जाता है। यह सत्य नहीं, परंतु सत्य से भी अधिक प्रभावशाली परंपरा है जिसने राजपूत इतिहास को गौरवशाली, पवित्र और वैध स्वरूप प्रदान किया। समग्रतः देखा जाए तो अग्निवंश सिद्धांत राजपूत वंशों की उत्पत्ति की ऐतिहासिक व्याख्या नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक वैधता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की एक प्रतीकात्मक गाथा है। यह उस समय की राजनीतिक आवश्यकता, सामाजिक आकांक्षा और ब्राह्मणीय परंपरा के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है, जिसने मध्यकालीन भारतीय योद्धा वर्ग को एक विशिष्ट, पवित्र और सम्मानित पहचान प्रदान की। नीचे गुर्जर प्रतिहार वंश, इतिहास के स्रोत तथा उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश, इतिहास के स्रोत तथा उत्पत्ति। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत की उन शक्तियों में से एक है जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। यह वंश न केवल सैन्य शक्ति के कारण प्रसिद्ध था, बल्कि अरबों के विरुद्ध उनके संघर्ष ने उत्तरी भारत की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को भी स्थिरता प्रदान की। प्रतिहारों के इतिहास को समझने के लिए उपलब्ध स्रोत विविध और विस्तृत हैं, और इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह वंश एक जटिल सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था जिसमें जातीय परंपरा, क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य नेतृत्व का विशिष्ट समन्वय उभरता है। प्रतिहार वंश के इतिहास के स्रोत मुख्यतः अभिलेखीय, साहित्यिक, विदेशी विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हैं। अभिलेखों में ग्वालियर प्रशस्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो प्रतिहार वंश के प्रारंभिक इतिहास और उनके वंशक्रम का उल्लेख करती है। यह प्रशस्ति प्रतिहार नरेश बोज के काल में लिखी गई थी और इसमें नागभट्ट, कक्कुका, देवराज आदि पूर्वजों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथों जैसे मुंजाल के रचनों में भी प्रतिहारों का संकेत मिलता है। साहित्यिक स्रोतों में क्षेमेंद्र, पाणिनि टीकाकारों तथा अन्य काव्य प्रसंगों में प्रतिहार वीरता की छवि अंकित है। विदेशी स्रोतों में अरब लेखकों, विशेषकर अल मसूदी, सुहराब, अल इस्तखरी और इब्न खुर्दाद ने इस वंश का उल्लेख सम्मानपूर्वक किया है और इनके बल, प्रशासन तथा अरबों के विरुद्ध उनकी दृढ़ भूमिका का वर्णन किया है। इन सभी स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक अवशेष, मंदिर संरचना और मूर्तिकला भी प्रतिहार काल की सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण देती है। उत्पत्ति के संबंध में गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास अत्यंत रोचक और जटिल है। प्रतिहार शब्द के आधार पर अनेक विद्वान यह मानते हैं कि इनका वंशवृक्ष रामायण के लक्ष्मण से जुड़ता है, जिन्हें राम ने प्रतिहार अर्थात द्वारपाल की भूमिका दी थी। यह परंपरा प्रतिहारों के लिए एक पवित्र, कुलीन और क्षत्रिय उद्भव का प्रतीक है।
ऐसी वंश कथाएं मध्यकालीन भारतीय राज्यों के लिए कुल वैधता और पहचान का साधन थी, जिनका उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करना था। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति का दूसरा पक्ष यह है कि इन्हें अनेक इतिहासकार गुर्जर जातीय समूह से संबंधित मानते हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद गुर्जरों का उत्तर पश्चिमी भारत में आगमन हुआ और उनके कई कबीले स्थानीय समाज में समाहित हो गए। कई विद्वानों का मत है कि इन गुर्जरों के सामंत नेताओं ने धीरे धीरे सैन्य प्रतिष्ठा प्राप्त की और नए क्षेत्रीय सत्ता केंद्रों का निर्माण किया। यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण, सैन्य क्षमता और राजनीति के स्वाभाविक समन्वय से उत्पन्न हुई। इस प्रकार प्रतिहार केवल एक जातीय समूह नहीं थे, वे एक उभरती हुई सैन्य सामंती शक्ति थे जिसने गुर्जर पहचान को राजपूत कुलीनता में परिवर्तित किया। उत्पत्ति पर तीसरा मत यह है कि प्रतिहार वास्तव में उन स्थानीय क्षत्रिय कुलों में से थे जो गुप्तोत्तर काल में उभर रही सामंती संरचनाओं का अंग थे। जब बड़े साम्राज्य टूटे और असंख्य लघु राज्य बने, तब स्थानीय योद्धा कुलों ने सैन्य नेतृत्व, भूमि अधिकार और धार्मिक संरक्षण के माध्यम से नई क्षत्रिय पहचान गढ़ी। प्रतिहार वंश भी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा, जिसने अपनी शक्ति परंपरा को राजनीतिक रूप दिया और क्षेत्रीय एकता स्थापित की। प्रतिहारों की उत्पत्ति पर चौथा दृष्टिकोण यह है कि वे अन्य राजपूत कुलों की तरह मिश्रित मूल रखते थे। इसमें विभिन्न जनकुल, स्थानीय सरदार, जनजातीय समूह और विदेशी शासक वर्गों का समन्वय था। इसलिए राजपूत पहचान स्थिर जन्मगत पहचान नहीं, बल्कि राजनीतिक सामाजिक उन्नयन और सामंती शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निर्मित हुई। प्रतिहारों का उद्भव इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जहां जातीय और कुल परंपराएं सत्ता वैधता का साधन थी। इन विविध मतों से यह स्पष्ट है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति का प्रश्न किसी एक सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। यह एक बहुआयामी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें गुर्जर जातीय समूहों का समाकलन, स्थानीय क्षत्रिय कुलों का उभार, ब्राह्मणीय परंपरा से प्राप्त कुल वैधता और मध्यकालीन राजनीतिक संगठन, सभी ने भूमिका निभाई। यह वंश उत्तरी भारत के राजनीतिक इतिहास में केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक चेतना का भी प्रतिनिधि था। उत्पत्ति के इन जटिल तत्वों के बावजूद प्रतिहार वंश ने एक ऐसे राजपूत पहचान समूह को प्रस्तुत किया जिसने उत्तर भारत में कई शताब्दियों तक स्थिरता और शक्ति का प्रतीक बने रहने का गौरव प्राप्त किया। नीचे गुर्जर प्रतिहारों का राजनीतिक इतिहास। नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों का राजनीतिक इतिहास। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के राजनीतिक उत्थान का वास्तविक आरंभ नागभट्ट प्रथम से होता है। यह वह समय था जब उत्तर भारत गुप्तोत्तर विघटन, हूण आक्रमणों, सामंतशाही के उभार और क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। अनेक छोटे छोटे राज्यों के बीच सत्ता का रिक्त स्थान खुला पड़ा था और एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी जो राजपूत योद्धा परंपरा को संगठित कर सके। नागभट्ट प्रथम इस राजनीतिक रिक्तता का उत्तर बनकर उभरते हैं। उनकी शक्तिशाली प्रशासनिक क्षमता, सामरिक प्रतिभा और संगठन कौशल ने प्रतिहार वंश को उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। नागभट्ट प्रथम के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ अरबों के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब सेनाएं सिंध के माध्यम से पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रही थी। वे न केवल राजनीतिक शक्ति थीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विस्तार का भी प्रतिनिधित्व करती थी। इन आक्रमणों से भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा था। इसी संकट की घड़ी में नागभट्ट प्रथम एक योद्धा रक्षक के रूप में सामने आए। उन्होंने राजस्थान और मालवा क्षेत्र के स्थानीय राजाओं, सामंतों और योद्धाओं को संगठित करके अरब आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया।
अरब इतिहासकार अल मसूदी और इस्तखरी के विवरणों में यह उल्लेख मिलता है कि भारतीय भूमि में एक शक्तिशाली राजा था जिसने अरबों की प्रगति को रोका। यह राजा आधुनिक इतिहास लेखन में नागभट्ट प्रथम से संबद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि नागभट्ट ने अरब सेनाओं को उज्जैन, भिल्लमाल और राजस्थान के निकट के क्षेत्रों में परास्त किया। इस विजय का राजनीतिक प्रभाव अत्यंत व्यापक था। इससे न केवल प्रतिहारों की शक्ति स्थापित हुई, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा सुरक्षित हुई। अरबों के विरुद्ध यह प्रतिरोध नागभट्ट प्रथम को एक राष्ट्रीय योद्धा की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। नागभट्ट प्रथम का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है प्रतिहार सत्ता का क्षेत्रीय विस्तार। उन्होंने अपने शासन का केंद्र मालवा और पश्चिमी राजस्थान में स्थापित किया। शिलालेखों और परंपराओं से संकेत मिलता है कि नागभट्ट ने गुर्जर भूमि, भिल्लमाल, मंडोर और आवंती क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे प्रतिहारों की राजधानी और शक्ति केंद्र को स्थिर आधार मिला। यह विस्तार केवल सामरिक विजय नहीं था, इसके पीछे प्रशासनिक संगठन और भूमि नियंत्रण की स्पष्ट नीति थी, जिसने प्रतिहारों को क्षेत्रीय शक्ति से उभारकर राजवंशीय सत्ता का रूप दिया। नागभट्ट प्रथम की राजनीति का तीसरा पक्ष उनका सामंती ढांचा है। 8वीं शताब्दी के भारत में सामंतशाही का उदय तेजी से हो रहा था और भूमि दानों के माध्यम से स्थानीय सरदारों को सशस्त्र अधिकार प्राप्त हो रहे थे। नागभट्ट ने इस प्रक्रिया को राज्य हित में स्थिर किया। उन्होंने अपने सामंतों को सैन्य दायित्व सौंपे और बदले में उन्हें भूमि, पद और मान्यता प्रदान की। यह व्यवस्था प्रतिहार सत्ता की रीढ़ बनी, क्योंकि इससे न केवल सैन्य शक्ति बढ़ी, बल्कि स्थानीय स्वामियों की वफादारी भी सुनिश्चित हुई। नागभट्ट प्रथम की राजधानी का उल्लेख विभिन्न स्रोतों में आता है। कुछ परंपराएं भिल्लमाल को उनकी राजधानी बताती हैं, जबकि कुछ अन्य विवरण उन्हें आवंती और मालवा क्षेत्र से जोड़ते हैं। परंतु राजनीतिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि उनकी सत्ता पश्चिमी भारत के विशाल भू-भाग पर विस्तृत थी और उनकी सामरिक गतिविधियों का केंद्र अरब मार्गों के निकट था। नागभट्ट प्रथम के शासन ने प्रतिहार वंश को वह शक्ति आधार प्रदान किया जिसके सहारे आगे चलकर नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल जैसे महान शासक भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने गए। नागभट्ट की सफलताओं ने राजपूतों की उस सामूहिक पहचान को भी जन्म दिया जो धर्म, रक्षा, वीरता और कुल गौरव पर आधारित थी। उनके शासन ने गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक अराजकता को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम रखा और उत्तरी भारत में एक नई क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित की। समग्रतः नागभट्ट प्रथम केवल प्रतिहार वंश के संस्थापक नहीं, बल्कि मध्यकालीन उत्तर भारत के पुनर्गठन के प्रमुख शिल्पी थे। उन्होंने न केवल विदेशी आक्रमण को रोका, बल्कि राजपूत राजनीतिक संरचना को भी स्थिर आधार दिया। उनके शासन का महत्व न केवल समकालीन युद्ध रक्षा में है, बल्कि उस दीर्घकालीन राजनीतिक प्रक्रिया में भी है जिसने प्रतिहार साम्राज्य को भारत की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में परिवर्तित किया। नीचे वत्सराज, पूरा विस्तृत राजनीतिक इतिहास। शासनकाल 775-805 सीई। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास में वत्सराज वह शासक है जिसने प्रतिहार राज्य को क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर उत्तर भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित शक्ति आधार को संगठित साम्राज्यात्मक रूप प्रदान करने वाला शासक वास्तव में वत्सराज ही था। उसके शासनकाल में प्रतिहारों की पहचान केवल पश्चिमी भारत की स्थानीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर भारतीय राजनीति के केंद्र के रूप में बनने लगी।
यही वत्सराज वह शासक है जिसने प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष की नींव डाली और आगे चलकर कन्नौज की प्रतिष्ठा को प्रतिहार साम्राज्य का लक्ष्य बनाया। वत्सराज के प्रारंभिक जीवन का विवरण सीमित है, परंतु यह स्पष्ट है कि वह नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी था और उसके राज्य विस्तार, सामंती नेटवर्क तथा सैन्य संगठनों का वास्तविक स्थिरीकरण वत्सराज द्वारा ही हुआ। उसके शासन की मुख्य भूमि गुर्जर देश, राजस्थान, मालवा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। इस समय तक प्रतिहारों की राजधानी भिल्लमाल, मंडोर या आवंती क्षेत्र में मानी जाती है और वहीं से वत्सराज ने अपना विजय अभियान आरंभ किया। वत्सराज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसका बंगाल व बिहार के पाल साम्राज्य से प्रत्यक्ष संघर्ष है। इस समय पाल सम्राट धर्मपाल पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज की सत्ता पर अपना दावा ठोककर उत्तर भारत की राजनीति को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। वत्सराज ने धर्मपाल के इस अभियान का प्रतिरोध किया और उसके विरुद्ध निर्णायक सैन्य अभियान चलाया। अनेक स्रोत संकेत करते हैं कि वत्सराज ने धर्मपाल को कन्नौज की दिशा में बढ़ने से रोका और उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रतिहारों की शक्ति को स्थिर किया। यह प्रतिरोध प्रतिहारों के लिए उत्तर भारत में प्रतिष्ठा का पहला बड़ा कदम था। वत्सराज की उन्नति और सैन्य शक्ति की खबर दक्षिण तक पहुंची। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रकूट साम्राज्य, जो उस समय दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति था, ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव धारावर्ष वत्सराज की बढ़ती शक्ति से भयभीत हुआ और उसने उत्तरी भारत पर एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। ध्रुव ने द्रुतगति से न केवल प्रतिहार क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि पाल राज्य को भी चुनौती दी। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि वत्सराज को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा, परंतु ध्रुव का अभियान स्थायी नहीं था और वह दक्षिण लौट गया। इस संघर्ष का महत्व यह है कि इसके बाद भी प्रतिहार सत्ता कमजोर नहीं पड़ी। वत्सराज ने अपनी राजनीतिक संरचना को पुनः संगठित किया और अपने सामंती जाल को और मजबूत बनाया। उसका सामंती ढांचा उस समय उत्तर भारत में प्रतिहार राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति था। वत्सराज के सामंत मालवा, गुर्जर भूमि, राजपुताना और बुंदेलखंड तक फैले हुए थे। उसने इन सामंतों को भूमि, अधिकार और पद देकर प्रतिहार सत्ता में स्थिरता और वफादारी उत्पन्न की। यह सामंती जाल आगे चलकर नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज के समय प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। अरब इतिहासकारों, विशेषकर अल मसूदी और इस्तखरी, ने वत्सराज की प्रशंसा करते हुए उसे हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा बताया है। उनके विवरण यह प्रमाणित करते हैं कि वत्सराज न केवल आंतरिक रूप से शक्ति संपन्न था, बल्कि पश्चिमी सीमाओं पर अरब विस्तार के विरुद्ध भारतीय शक्ति संतुलन का भी आधार था। उसके समय में प्रतिहार रक्षा प्रणाली और उत्तर पश्चिमी किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि अरब आगे नहीं बढ़ सके। वत्सराज के काल में प्रतिहार सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि प्रतिहार पहली बार उत्तर भारतीय राजनीति की धुरी बन गए। कन्नौज, जो गुप्तोत्तर काल से उत्तर भारत की प्रतिष्ठा का केंद्र था, उस पर अधिकार का संघर्ष वत्सराज के समय से प्रारंभ होता है। यद्यपि वत्सराज स्वयं कन्नौज का महाराजाधिराज नहीं बन सका, पर उसने वह राजनीतिक और सैन्य मंच तैयार कर दिया जिसके ऊपर आगे चलकर नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज ने अपनी सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित की। वत्सराज की मृत्यु लगभग 805 ईस्वी में मानी जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय बना, जिसने वत्सराज की अधूरी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रतिहार साम्राज्य को उत्तर भारत की सबसे महान शक्ति के रूप में स्थापित किया। वत्सराज का योगदान इस बात में निहित है कि उसने प्रतिहार वंश को सैन्य, प्रशासनिक और सामंती स्तर पर स्थिर आधार प्रदान किया। उसके काल में प्रतिहार न तो केवल एक उभरती शक्ति थे और न ही केवल क्षेत्रीय प्रभु,
वे उत्तर भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णायक घटक बन चुके थे। वत्सराज की दूरदर्शी नीति, सामरिक दक्षता और राजनीतिक साहस ने प्रतिहारों के लिए एक ऐसा युग प्रारंभ किया जिसे आगे चलकर भारतीय मध्यकालीन राजनीति का स्वर्णिम अध्याय कहा जाता है। नीचे नागभट्ट द्वितीय शासनकाल 805-833 सी। गुर्जर प्रतिहार वंश के उत्थान का वास्तविक विस्तार और साम्राज्य निर्माण नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुआ। वत्सराज द्वारा स्थापित राजनीतिक आधार को साम्राज्यात्मक रूप देने वाला यह शासक प्रतिहार इतिहास का सबसे निर्णायक नरेश माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहार सत्ता केवल पश्चिमी भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह गंगा यमुना के मैदान, कन्नौज और उत्तर भारत के व्यापक भू-भाग तक फैल गई। यह वही समय है जब प्रतिहार वंश उत्तर भारत का प्रबलतम शक्ति केंद्र बनकर उभरने लगा। नागभट्ट द्वितीय ने सिंहासन पर आते ही अपने राज्य की स्थिति का पुनर्गठन किया। उसके पूर्व के काल में राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव ने वत्सराज को क्षणिक रूप से पराजित किया था, जिससे प्रतिहार सत्ता कुछ वर्षों तक अस्थिर रही। नागभट्ट द्वितीय ने इस अस्थिरता को समाप्त करने के लिए अपने सामंती ढांचे को पुनः संगठित किया और सेना, दुर्ग तथा कोष का सुदृढ़ीकरण किया। उसके नेतृत्व में प्रतिहार शक्ति ने पुनर्जागरण का अनुभव किया और राज्य का विस्तार तीव्र गति से होने लगा। नागभट्ट द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रकूटों पर उसकी विजय है। वत्सराज के काल में ध्रुव ने प्रतिहार वर्चस्व को चुनौती दी थी, परंतु नागभट्ट द्वितीय ने ध्रुव के उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय के उत्कर्ष के बावजूद प्रतिहार सत्ता को सुरक्षित रखा। यह संघर्ष अत्यंत कठिन था, क्योंकि गोविंद तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। किंतु नागभट्ट द्वितीय ने रणनीतिक दृष्टि और सामरिक नीति के माध्यम से राष्ट्रकूटों की उत्तरी प्रगति को रोक दिया। यह विजय प्रतिहार साम्राज्य के सुरक्षित उभार का निर्णायक क्षण था। नागभट्ट द्वितीय का दूसरा महान कार्य कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना था। कन्नौज उत्तर भारत की प्रतिष्ठा और साम्राज्य सत्ता का प्रतीक था। वत्सराज ने कन्नौज अभियान का प्रारंभ अवश्य किया था, परंतु निर्णायक सफलता नागभट्ट द्वितीय को मिली। उन्होंने कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया और स्वयं को उत्तर भारत का सर्वोच्च शासक घोषित किया। इस विजय का प्रभाव यह हुआ कि प्रतिहार राजनीति गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि तक फैल गई और उत्तरी भारत की सामरिक आर्थिक संरचना प्रतिहारों के नियंत्रण में आ गई। नागभट्ट द्वितीय का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वी भारत में पाल शक्ति के विरुद्ध उसकी सफल नीति है। पाल सम्राट धर्मपाल और देवराज की उन्नति ने कन्नौज के प्रश्न को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया था। नागभट्ट द्वितीय ने पालों की पूर्वी प्रगति को रोका और कन्नौज पर प्रतिहार प्रभाव बना रहा। इससे प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष में प्रतिहारों की स्थिति सबसे मजबूत बन गई। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उसने प्रतिहार प्रशासन को संगठित रूप दिया, सामंती नेटवर्क को स्थिर किया और भूमिदान प्रथा के माध्यम से स्थानीय प्रभुओं की वफादारी सुनिश्चित की। उसकी नीतियों के कारण प्रतिहार राज्य केवल सैन्य शक्ति का संघ नहीं रहा, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे वाला केंद्रीकृत राज्य बन गया। यह प्रशासनिक स्थिरता आगे चलकर मिहिर भोज के विशाल साम्राज्य का आधार बनी। नागभट्ट द्वितीय कला और धर्म का संरक्षक भी था। प्रतिहारों के काल में मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और ब्राह्मण संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। यह काल उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य के उत्कर्ष के रूप में भी जाना जाता है। नागभट्ट द्वितीय स्वयं वैदिक धर्म और ब्राह्मणीय परंपराओं का संरक्षक था, जिसने राज्य धर्म संबंध को और दृढ़ किया।
नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु लगभग 833 ईस्वी में हुई। उसके बाद प्रतिहार साम्राज्य का उत्थान तेजी से आगे बढ़ा और उसके उत्तराधिकारी मिहिर भोज ने प्रतिहार शक्ति को भारत के सबसे महान साम्राज्यों में परिवर्तित कर दिया। किंतु यह स्पष्ट है कि साम्राज्य निर्माण की वास्तविक भूमि नागभट्ट द्वितीय ने ही तैयार की थी। समग्रतः नागभट्ट द्वितीय वह शासक है जिसने प्रतिहार शक्ति को विदेशी आक्रमणों, त्रिकोणीय संघर्ष और सामंती चुनौतियों के बीच स्थिरता प्रदान की। उसके राज्य विस्तार, सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक दूरदर्शिता ने प्रतिहारों को उत्तर भारतीय साम्राज्य के रूप में उभरने की आधारशिला प्रदान की। वह न केवल प्रतिहार इतिहास का बल्कि संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय राजनीति का एक महान शिल्पी था। नीचे रामभद्र शासनकाल 833-836 सी, बहुत अल्पकालीन। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजनीतिक इतिहास में रामभद्र एक अत्यंत अल्पकालीन किंतु वंश क्रम में महत्वपूर्ण शासक थे। वे नागभट्ट द्वितीय के सीधे उत्तराधिकारी माने जाते हैं। यद्यपि उनका शासनकाल बहुत छोटा था और राजनीतिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्रतिहार वंश की निरंतरता बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका अल्पकाल इस बात का संकेत है कि प्रतिहार शक्ति नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बाद अस्थायी संक्रमण काल से गुजर रही थी। रामभद्र के बारे में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य बहुत कम हैं। ग्वालियर प्रशस्ति और अन्य परंपरागत स्रोत उनके नाम का उल्लेख करते हैं, परंतु उनके अभियान, युद्ध या प्रशासनिक कार्यों का विशद विवरण नहीं मिलता। यह मौन इस बात की ओर संकेत करता है कि संभवतः उनका शासन आंतरिक पुनर्गठन, सामंती समूहों को शांत रखने और वंश उत्तराधिकार की वैधता स्थापित करने में व्यतीत हुआ होगा। नागभट्ट द्वितीय की लंबी संघर्ष यात्रा के बाद प्रतिहार साम्राज्य को प्रशासनिक स्थिरता की आवश्यकता थी और रामभद्र का काल उसी संक्रमण का तटस्थ चरण प्रतीत होता है। रामभद्र की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका यह है कि वे महान प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के पिता थे। यह तथ्य प्रतिहारों की वंश रेखीय निरंतरता को व्यवस्थित करता है। उनके शासनकाल में भले ही कोई बड़ा युद्ध या विस्तार न हुआ हो, परंतु राज्य की संस्थाओं, सैन्य ढांचे और सामंती संबंधों का वह आधार सुरक्षित रहा जिसका उपयोग आगे चलकर मिहिर भोज ने अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण में किया। समकालीन विदेशी विवरणों में रामभद्र का नाम नहीं मिलता, जो यह दर्शाता है कि उनका शासन बाह्य नीति या सैन्य अभियान की दृष्टि से प्रमुख नहीं था। किंतु राजवंशों के इतिहास में ऐसे संक्रमण कालीन शासक आवश्यक होते हैं, क्योंकि वे वंश क्रम को स्थिर रखते हैं, सामंतों की वफादारी बनाए रखते हैं और प्रशासनिक ढांचे को टूटने नहीं देते। रामभद्र की मृत्यु लगभग 836 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनके निधन के बाद उनके पुत्र मिहिर भोज सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने प्रतिहार साम्राज्य को उत्तर भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में रूपांतरित किया। इस प्रकार रामभद्र प्रतिहार शक्ति के उस महान युग के सेतु स्वरूप हैं, जो नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों को आगे मिहिर भोज के स्वर्णकाल तक सुरक्षित रूप से पहुंचा गया। समग्रतः रामभद्र का शासन छोटी अवधि वाला और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, परंतु उसका ऐतिहासिक मूल्य वंश सातत्य, प्रशासनिक स्थिरता और प्रतिहार शक्ति के आगामी उत्कर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में निहित है। नीचे मिहिर भोज शासनकाल 836-885 सी। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान, सर्वाधिक शक्तिशाली और ऐतिहासिक रूप से निर्णायक शासक मिहिर भोज था।
उसका शासन प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। जिस राजनीतिक ढांचे की बुनियाद नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी और जिसे रामभद्र ने संक्रमण काल में सुरक्षित रखा, उसी आधार पर मिहिर भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसका शासनकाल न केवल सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि उसके राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक दक्षता और साम्राज्यवादी ध्येय के कारण भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। मिहिर भोज का उभार उस समय होता है जब उत्तर भारत तीन महाशक्तियों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष पूर्वी भारत में पालों, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों और पश्चिम उत्तरी भारत में प्रतिहारों के मध्य शक्ति संतुलन का केंद्र था। मिहिर भोज के नेतृत्व में प्रतिहार साम्राज्य इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभरा और उसने कन्नौज को अपना प्रमुख राजधानी केंद्र बनाया। कन्नौज पर अधिकार ने उसे मध्य गंगा यमुना क्षेत्र का स्वामी बना दिया और उत्तर भारत की राजनीति की धुरी प्रतिहारों के हाथ में आ गई। मिहिर भोज की सेना, विशेषकर उसकी कैवलियर सैन्य व्यवस्था, अत्यंत संगठित और सुदृढ़ थी। उसने कई निर्णायक सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का तीव्र विस्तार किया। पश्चिम में उसने राजस्थान, गुर्जर भूमि, मालवा और दक्षिण पश्चिम के मरु क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार स्थापित किया। उत्तर में उसने पंजाब और कश्मीर की राजनीति को प्रभावित किया। पूर्व में उसने पाल सम्राट नरसिंह देव और बाद में देवपाल की उन्नति को नियंत्रित किया। यद्यपि पालों के साथ संघर्ष निर्णायक नहीं था, परंतु गंगा यमुना उपत्यका में प्रतिहारों का प्रभाव सर्वोच्च रहा। मिहिर भोज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दक्षिण में राष्ट्रकूटों के विरुद्ध उसकी सफल नीति थी। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय ने प्रतिहार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, परंतु मिहिर भोज ने उसकी प्रगति को रोक दिया और मध्य भारत में प्रतिहार वर्चस्व पुनः स्थापित किया। यह संघर्ष न केवल सामरिक था, बल्कि उत्तर भारत की प्रतिष्ठा तथा गंगा यमुना क्षेत्र के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए था। मिहिर भोज की विजय ने प्रतिहार साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे स्थिर शक्ति बना दिया। मिहिर भोज के प्रशासनिक दृष्टिकोण में सामंती ढांचा केंद्रीय भूमिका निभाता था। उसने अपने सामंतों को भूमि, अधिकार और स्वायत्तता दी, परंतु उनके ऊपर राज्य नियंत्रण बनाए रखा। इस संतुलित नीति के कारण उसका साम्राज्य न केवल विशाल था, बल्कि आंतरिक रूप से स्थिर भी था। प्रशासन में अमात्य, क्यालुक, स्थानीय राजपूत सरदार, भूमि अधिकारी और राजपुरोहित सभी उसकी सत्ता के स्तंभ थे। मिहिर भोज की उपाधियां उसे एक विशाल साम्राज्यवादी सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। उसकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि आदि क्वरा है, जो उसके राजनीतिक, धार्मिक संरक्षण और ब्राह्मणीय परंपरा की निष्ठा को दर्शाती है। अनेक सिक्कों और अभिलेखों में यह उपाधि अंकित मिलती है। इससे समकालीन समाज में उसकी दैवी एवं क्षत्रिय महत्ता का आभास होता है। मिहिर भोज के शासन में संस्कृति और कला का उल्लेखनीय विकास हुआ। यह काल प्रतिहार स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। मंदिर निर्माण, शिल्पकला, मूर्तिकला और साहित्य का व्यापक संरक्षण हुआ। ग्वालियर, कन्नौज, राजस्थान और बुंदेलखंड के प्रतिहार कालीन मंदिर आज भी प्रतिहार कला परंपरा की उत्कृष्टता के प्रमाण हैं। मिहिर भोज का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अरबों के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता था। पश्चिमी भारत की सीमाएं प्रतिहारों की मजबूत किलेबंदी और रणनीतिक रक्षा से सुरक्षित थी। इसने भारतीय सांस्कृतिक संरचना को स्थिरता प्रदान की। अरब इतिहासकारों ने प्रतिहारों को उस समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य बताया है। मिहिर भोज की मृत्यु लगभग 885 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल सिंहासन पर बैठा,
जिसने प्रतिहार सत्ता को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। परंतु यह निस्संदेह कहा जाता है कि प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार, प्रतिष्ठा, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक वैभव की वास्तविक नींव मिहिर भोज ने ही स्थापित की थी। समग्रतः मिहिर भोज वह शासक है जिसकी प्रशासनिक दूरदर्शिता, सैन्य क्षमता, कूटनीति और सांस्कृतिक संरक्षण ने उसे मध्यकालीन उत्तर भारत का महानतम सम्राट बनाया। उसकी उपलब्धियां प्रतिहार इतिहास को केवल क्षेत्रीय शक्ति का नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, व्यापक और समृद्ध साम्राज्य का रूप प्रदान करती हैं। महेंद्रपाल प्रथम शासनकाल 885-910 सी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का सर्वोच्च विस्तार और प्रशासनिक स्थिरता जिस काल में प्राप्त हुई, वह काल मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम का काल है। मिहिर भोज ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उसका सुदृढ़ीकरण और वास्तविक स्थिरीकरण महेंद्रपाल के शासन में हुआ। महेंद्रपाल न केवल प्रतिहार शक्ति का उत्तराधिकारी था, बल्कि उसकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और सुशासन क्षमता ने प्रतिहार राज्य को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिन्हें प्रतिहार इतिहास का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। महेंद्रपाल के सिंहासनारोहण के समय प्रतिहार साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल सीमा तक, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक प्रतिहारों का प्रभाव स्थापित था। ऐसे विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक एकता बनाए रखना एक महान चुनौती थी, और महेंद्रपाल ने इस चुनौती को अत्यंत दक्षता से पूरा किया। उसके काल में प्रशासनिक केंद्र कन्नौज था, जो उत्तर भारत की राजनीतिक प्रतिष्ठा का ध्रुवतारा था। महेंद्रपाल की राजनीतिक उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण है उसका पूर्वी भारत पर प्रभाव विस्तार। पाल साम्राज्य, जो धर्मपाल और देवपाल के काल में शक्तिशाली था, महेंद्रपाल के समय कमजोर पड़ चुका था। महेंद्रपाल ने इस स्थिति का लाभ उठाया और बिहार, मगध तथा बंगाल के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। यद्यपि उसने पालों को पूर्णतः प्रतिस्थापित नहीं किया, परंतु गंगा यमुना सोन उपत्यका में प्रतिहार प्रभाव अत्यंत मजबूत रहा। इससे प्रतिहार साम्राज्य का पूर्वी विंग व्यापक और अधिक स्थिर हो गया। नागरिक प्रशासन और सामंती ढांचे की स्थिरता महेंद्रपाल की प्रमुख उपलब्धि थी। मिहिर भोज द्वारा स्थापित सामंती संगठन को उन्होंने और व्यवस्थित किया। स्थानीय सरदारों और भूमिधर प्रभुओं को भूमि अनुदान और अधिकार देने के साथ साथ राज्य नियंत्रण भी बनाए रखा। इस संतुलन ने साम्राज्य को आंतरिक रूप से सुरक्षित बनाया, क्योंकि इतने विशाल क्षेत्रों को केवल केंद्रीय सेना से नियंत्रित करना संभव नहीं था। महेंद्रपाल के काल में प्रतिहार सामंत न केवल करदाता थे, बल्कि प्रदेशों के संरक्षक और शासन के सहयोगी भी थे। महेंद्रपाल का प्रशासन शिक्षा, विद्या और संस्कृत संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वह स्वयं संस्कृत साहित्य का बड़ा संरक्षक था। उसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा और कर्पूर मंजरी जैसी कृतियां रची। इससे स्पष्ट है कि महेंद्रपाल न केवल एक सैनिक और प्रशासक था, बल्कि कला संस्कृति का समर्थ अभिभावक भी था। उसके काल में कन्नौज और उत्तर भारत के अन्य नगर संस्कृति केंद्रों के रूप में उभरते गए। महेंद्रपाल के सिक्कों, अभिलेखों और शिलामुद्राओं से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपनी उपाधि परमेश्वर और महाराजाधिराज रखी। ये उपाधियां केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के वास्तविक व्यापकता और उसकी सत्ता की प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करती थी। ग्वालियर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न अभिलेख उसके प्रशासनिक विस्तार और दान संस्कृति के प्रमाण हैं। महेंद्रपाल के समय पश्चिमी सीमाओं पर अरबों का खतरा लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि प्रतिहार किलेबंदी अत्यंत सुदृढ़ थी। उत्तर पश्चिम में प्रतिहार शक्ति के रहते कोई बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकी। इससे भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों कन्नौज, उज्जैन, मथुरा,
काशी को स्थिरता और संरक्षण मिला। इस सामरिक सुरक्षा का सांस्कृतिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। महेंद्रपाल की मृत्यु लगभग 910 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उसके बाद प्रतिहार साम्राज्य उत्तराधिकार संकट के कारण धीरे धीरे क्षीण होने लगा। परंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि महेंद्रपाल का काल प्रतिहार शक्ति की अंतिम महान ऊंचाई का काल था। उसके शासन में प्रतिहार साम्राज्य अत्यंत विस्तृत, स्थिर और सुव्यवस्थित था। समग्रतः महेंद्रपाल प्रथम का शासन प्रतिहार साम्राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिपक्वता का काल था। उसने न केवल विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि उसकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी ऊंचाई दी। वह प्रतिहार इतिहास का वह शासक है जिसका शासन गुप्तोत्तर भारत की सामरिक राजनीतिक स्थिरता का अंतिम स्वर्णिम चरण प्रस्तुत करता है। नीचे महिपाल शासनकाल लगभग 912-944 सी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के इतिहास में महिपाल वह शासक है जिसके शासनकाल से प्रतिहार शक्ति के पतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। मिहिर भोज और महेंद्रपाल की विजय परंपरा के बाद प्रतिहार साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हो चुका था, किंतु उतना ही व्यापक प्रशासनिक दबाव और सामंती तनाव भी बढ़ गया था। महिपाल का काल इसी संक्रमण का प्रतीक है, जहां प्रतिहार सत्ता बाहरी रूप से अभी भी व्यापक थी, परंतु भीतर से वह कमजोर पड़ने लगी थी। महिपाल प्रतिहार वंश के उस दौर का उत्तराधिकारी था जब साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंध तक, दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बिहार तक पहुंच चुकी थी। परंतु इतना विशाल साम्राज्य केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए कठिन था। महिपाल के समय में प्रतिहार साम्राज्य कई मोर्चों पर चुनौतियों से घिर गया। सामंती विद्रोह, आर्थिक संकट, पूर्वी और पश्चिमी प्रतियोगियों का पुनरुत्थान तथा राष्ट्रकूट और पाल शक्तियों का पुनः सक्रिय होना। महिपाल के शासन में सबसे बड़ी समस्या सामंतशाही का उभार थी। महेंद्रपाल के बाद सामंती सरदारों की शक्ति बढ़ गई थी और वे अधिक स्वायत्त व्यवहार करने लगे थे। भूमि दानों के कारण उनके आर्थिक सैन्य संसाधन बढ़ गए थे और वे केंद्रीय सत्ता की आज्ञा का पालन करने के प्रति कम इच्छुक थे। इससे प्रतिहार प्रशासन की एकता कमजोर हुई और राज्य का केंद्रीकरण शिथिल पड़ गया। पूर्वी भारत में पाल शक्ति में पुनरुत्थान के संकेत मिलने लगे थे। देवपाल के पश्चात कमजोर होने के बाद भी पाल साम्राज्य ने बिहार, बंगाल क्षेत्र में अपनी स्थिति फिर से संगठित की। महिपाल प्रतिहार इस पूर्वी चुनौती का प्रभावी उत्तर नहीं दे सके। फलस्वरूप गंगा सोन उपत्यका में प्रतिहार प्रभाव धीरे धीरे सिकुड़ता गया। महिपाल के समय दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य भी अपनी शक्ति वापस पा रहा था। उनके राजा इंद्र तृतीय ने उत्तरी भारत तक अभियान चलाया और कन्नौज को क्षणिक रूप से प्रभावित किया। महिपाल प्रतिहार राष्ट्रकूट प्रगति को रोकने में उतने सफल नहीं रहे जितने उनके पूर्वज थे। यह स्थिति प्रतिहार साम्राज्य की कमजोरी का स्पष्ट संकेत थी। इन बाहरी चुनौतियों के साथ साथ प्रतिहार साम्राज्य आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था। इतने विशाल साम्राज्य में निरंतर युद्ध, सामंतों को भूमि दान और प्रशासनिक खर्चों ने राजकोष पर भारी दबाव डाला। महिपाल हालांकि सक्षम शासक माने जाते हैं, परंतु वे आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा दोनों को एक साथ बनाए रखने में सफल नहीं हो पाए। महिपाल के काल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू राजपूत राजनीतिकता का क्षेत्रीय उभार है। उसी समय चौहान, परमार, चावड़ा और गहलोत जैसे कुल स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। प्रतिहार साम्राज्य की कमजोर केंद्रीय सत्ता इन उभरते राजपूत राज्यों को रोक नहीं सकी। इससे पश्चिमी भारत में प्रतिहार नियंत्रण ढीला पड़ गया
और अगले शासकों के समय में प्रतिहार केवल कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गए। महिपाल की मृत्यु लगभग 944 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनके बाद प्रतिहार साम्राज्य क्रमशः कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित होने लगा। कन्नौज तो प्रतिहारों का अंतिम आधार बना रहा, परंतु उसका प्रभुत्व अब केवल प्रतीकात्मक रह गया था। समग्रतः देखा जाए तो महिपाल वह शासक है जिसके काल में प्रतिहार साम्राज्य के अवंती काल का आरंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यद्यपि वह अपने पूर्वजों जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसने अत्यधिक तनावों और चुनौतियों के बीच साम्राज्य को यथासंभव बनाए रखने का प्रयास किया। उसके शासन में प्रतिहार साम्राज्य की महान परंपरा अपनी अंतिम ऊंचाइयों पर टिकी रही, किंतु भविष्य में होने वाले पतन के संकेत भी स्पष्ट हो चुके थे। नीचे महेंद्रपाल द्वितीय और प्रतिहार साम्राज्य का पतन। महेंद्रपाल द्वितीय शासनकाल लगभग 944-948 सी। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन काल में महेंद्रपाल द्वितीय एक अत्यंत अल्पकालीन और संक्रमणकालीन शासक थे। वे महिपाल के उत्तराधिकारी थे और उनका शासन उस समय आरंभ हुआ जब प्रतिहार साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता का ढांचा भीतर से टूटने लगा था। उनके काल में प्रतिहार सत्ता की वास्तविक प्रभाव क्षमता केवल कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सिमट गई थी। विशाल साम्राज्य, जिसे मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम ने व्यापकता तथा प्रतिष्ठा प्रदान की थी, अब राजनीतिक बिखराव और सामंती विघटन का सामना कर रहा था। महेंद्रपाल द्वितीय के राज्य पर सबसे भारी प्रभाव सामंती विद्रोहों और क्षेत्रीय राजपूत शक्तियों के उभार का था। प्रतिहार साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों राजस्थान, गुजरात, मालवा में चौहान, परमार, सोलंकी और गहलोत जैसे राजवंश लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। वे केवल नाममात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। इस स्थिति में महेंद्रपाल द्वितीय केंद्रीय सत्ता को पुनर्स्थापित करने की स्थिति में नहीं थे। दक्षिण में राष्ट्रकूटों की हलचल और पूर्व में पालों के पुनरुत्थान ने भी प्रतिहार प्रभाव को सीमित कर दिया। कन्नौज की राजनीति, जो कभी प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र हुआ करती थी, अब अत्यधिक अस्थिर हो गई थी। महेंद्रपाल द्वितीय के समय में कई स्थानीय योद्धा, सामंत तथा उभरते राजपूत सरदार प्रतिहार अधिपत्य को नजरअंदाज करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। इस परिस्थिति में महेंद्रपाल द्वितीय का शासनकाल अधिकतर रक्षात्मक और निष्क्रिय बना रहा। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार महेंद्रपाल द्वितीय की मृत्यु लगभग 948 ईस्वी के आसपास हुई। उनके पश्चात सिंहासन पर बैठे शासक जैसे विन्यपाल, महेंद्रपाल तृतीय और यशपाल प्रतिहार शक्ति के अंतिम अस्तित्व संरक्षक थे, परंतु उनके शासन में साम्राज्य लगभग पूर्णतः बिखर चुका था। प्रतिहार साम्राज्य का पतन, कारण और विश्लेषण। प्रतिहार साम्राज्य का पतन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक कारणों के सम्मिलित प्रभाव से धीरे धीरे विकसित हुआ। प्रतिहारों का पतन संपूर्ण उत्तरी भारत में नई शक्तियों, राजपूत राजवंशों, पौंड्र, पालों, राष्ट्रकूटों और बाद में तुर्कों के उभार का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिहार पतन का प्रथम और मुख्य कारण था सामंती ढांचे का विघटन। प्रतिहार साम्राज्य भूमिदान और सामंतशाही पर आधारित था। मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम के समय तक यह ढांचा नियंत्रित एवं संतुलित था, परंतु महिपाल के बाद सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। वे कर अवरोध, सैन्य अवज्ञा और क्षेत्रीय स्वायत्तता की ओर बढ़ने लगे। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई और विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना असंभव हो गया। दूसरा प्रमुख कारण था त्रिकोणीय संघर्ष की थकान।
प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीन शक्तियों के बीच कन्नौज और केंद्रीय भारत पर प्रभुत्व के लिए लगातार युद्ध हुए। इन युद्धों ने प्रतिहार साम्राज्य की सैन्य शक्ति और आर्थिक संसाधनों को अत्यधिक क्षतिग्रस्त किया। राष्ट्रकूट आक्रमणों, विशेषकर इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय के समय, ने प्रतिहारों के मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रों को हिला दिया। यह कमजोर आधार बाद में टिक नहीं सका। तीसरा कारण था आर्थिक संकट। विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बलिष्ठ कोष, कर व्यवस्था और व्यापार आवश्यक था, परंतु लगातार युद्ध, सामंतों को भूमि दान, व्यापारिक मार्गों पर असुरक्षा और कृषि संसाधनों पर दबाव ने राजकोष को कमजोर कर दिया। जब कोष खाली होने लगा, तब न सेना को समुचित वेतन मिल सका और न ही प्रशासन ठीक से चल पाया। चौथा कारण था राजपूत रियासतों का उभार। प्रतिहार साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में चौहान, चावड़ा, परमार, गहलोत और सोलंकी जैसे राजवंशों ने धीरे धीरे प्रतिहार अधिपत्य से स्वयं को मुक्त कर लिया। ये राजपूत राज्य न केवल स्वतंत्र होने लगे, बल्कि प्रतिहार कमजोरियों से लाभ उठाकर अपनी सत्ता का विस्तार भी करने लगे। इससे प्रतिहार साम्राज्य का क्षेत्रीय ढांचा पूरी तरह टूट गया। पांचवा कारण था तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमणों का प्रभाव। यद्यपि तुर्कों का वास्तविक प्रवेश उत्तर भारत में 11वीं शताब्दी में हुआ, परंतु पश्चिमी सीमाओं पर उनका दबाव पहले से बढ़ रहा था। प्रतिहार, जो हमेशा अरब तुर्क शक्तियों के विरुद्ध भारत की ढाल रहे थे, अब साम्राज्य के विघटन के कारण अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। छठा कारण था उत्तराधिकार संकट। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद प्रतिहार राजवंश में स्पष्ट राज उत्तराधिकार नहीं रहा। कई छोटे छोटे शासक, जिनमें विन्यपाल, महेंद्रपाल तृतीय और यशपाल शामिल थे, केवल नाममात्र के राजा थे। उनका आधिपत्य कन्नौज से बाहर नहीं फैल सका और कन्नौज भी बाद में संघर्ष और अराजकता का केंद्र बन गया। इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रतिहार साम्राज्य टूट गया। कन्नौज पर अंतिम प्रतिहार राजा यशपाल की सत्ता 1018 ईस्वी के आसपास तुर्क आक्रमणों और स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के कारण समाप्त हो गई। इसके बाद प्रतिहार नाम मात्र के अस्तित्व में रहे, परंतु साम्राज्य के रूप में उनका पतन पूर्ण हो चुका था। प्रतिहार साम्राज्य का पतन न केवल एक राजनीतिक अध्याय का अंत था, बल्कि यह भारतीय मध्यकाल की नई संरचना का आरंभ भी था, जहां अनेक राजपूत राजवंश, क्षेत्रीय शक्तियां और तुर्क अधिपत्य आपस में समाहित होकर नई राजनीतिक दिशा प्रदान करते हैं। प्रतिहार संस्कृति, कला और स्थापत्य। प्रतिहार काल की संस्कृति, कला और स्थापत्य। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि वह उत्तर भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक चेतना का भी उन्नतम युग था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार राजाओं के संरक्षण में जो सांस्कृतिक विकास हुआ, वह उत्तर भारतीय मध्यकालीन कला का स्वर्ण अध्याय माना जाता है। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता, व्यापारिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और सामंती ढांचे की संरचना, इन सभी ने मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि तैयार की जहां कला, साहित्य, धर्म और स्थापत्य आश्चर्यजनक रूप से विकसित हुए। प्रतिहार संस्कृति का पहला आधार था धार्मिक बहुलता और सांस्कृतिक समन्वय। प्रतिहार शासक वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और देवी देवताओं के विभिन्न रूपों, विशेषकर विष्णु, शिव और शक्ति, की पूजा करते थे। उनकी उपाधियां, जैसे परम माहेश्वर और आदि त्वरा, उनकी धार्मिक निष्ठा को दर्शाती हैं, परंतु धार्मिक दृष्टि से वे संकीर्ण नहीं थे। प्रतिहार साम्राज्य में बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। ग्वालियर, राजस्थान और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन मंदिरों का निर्माण इसका प्रमाण है।
इस धार्मिक समन्वय ने समाज में एक स्थिर और सहिष्णु वातावरण पैदा किया जिसने सांस्कृतिक विकास को बल दिया। प्रतिहार कला का सबसे सुंदर पक्ष मूर्तिकला है। इस काल की मूर्तियां प्राकृतिक सौंदर्य, शारीरिक गठन, भाव अभिव्यक्ति और सूक्ष्म अलंकरण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से ग्वालियर, आउंछा, खजुराहो, पूर्व चरण, झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रतिहार मूर्तिकला ने अद्भुत विकास किया। मूर्तियों में देव देवियों के उन्नत रूप, शिल्पकारों की सूक्ष्म दृष्टि और धार्मिक भाव पक्ष की उत्कृष्टता स्पष्ट दिखाई देती है। विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्तियां प्रतिहार कला का श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जिनमें शक्ति, सौंदर्य और प्रतीकात्मकता का अद्वितीय मेल मिलता है। प्रतिहार स्थापत्य मध्यकालीन उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला का प्रथम उच्चतम उत्कर्ष माना जाता है। प्रतिहार शैली में मंदिरों का आधार चौकोर गर्भगृह, अलंकारिक शिखर, मंडप, आमलक और सूक्ष्म नक्काशी वाली बाहरी दीवारें थी। यह शैली आगे चलकर खजुराहो, ओसियां, नागदा और बाद के पृथ्वीराज कालीन मंदिरों की आधारभूत शैली बनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मंदिर जैसे नागदा का सास बहु मंदिर, ग्वालियर का तेली का मंदिर, ओसियां का जैन और हिंदू मंदिर समूह प्रतिहार स्थापत्य की उच्च प्रतिभा के प्रतीक हैं। इन मंदिरों में पत्थर की नक्काशी, गवाक्ष रचना, शिखर की ऊंचाई और मंडप के अनुपात में जो संतुलन मिलता है, वह प्रतिहार स्थापत्य को मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का आधार स्तंभ बनाता है। प्रतिहार कालीन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर देव प्रतिमाओं, अप्सरा मूर्तियों, सुर सुंदरी आकृतियों और अलंकारिक पट्टिकाओं की सुंदरता विशेष रूप से देखने योग्य है। प्रतिहार सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक अन्य आधार साहित्य था। प्रतिहारों ने संस्कृत साहित्य को अत्यधिक संरक्षण दिया। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में महान संस्कृत कवि राजशेखर का उदय हुआ, जिन्होंने काव्यमीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और अन्य कृतियों के माध्यम से उत्तर भारतीय साहित्यिक परंपरा को नई दिशा दी। प्रतिहार दरबारों में नाटक, काव्य, व्याकरण और आचार शास्त्र का समान रूप से सम्मान हुआ। यह काल संस्कृत भाषा के पुनर्जागरण का युग माना जाता है। प्रतिहार काल में शिक्षा और विद्या का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। गुरुकुल प्रणाली और ब्राह्मण शिक्षण केंद्रों को साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था। ग्वालियर और कन्नौज जैसे शहर विद्या केंद्र के रूप में विकसित हुए। इस विद्या संस्कृति ने आगे चलकर खजुराहो, महोबा और बुंदेलखंड की कला परंपराओं के विकास को भी आधार प्रदान किया। प्रतिहार सांस्कृतिक विरासत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू उनका सैन्य एवं किलेबंदी स्थापत्य भी है। उन्होंने ग्वालियर किले, बुंदेलखंड के किलों और पश्चिमी राजस्थान की किलेबंदियों को सुदृढ़ किया। अरब आक्रमणों के विरुद्ध उनकी यह सैन्य स्थापत्य शक्ति भारत की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ थी। इन किलों की दीवारें, प्राचीरें और प्रवेश द्वार प्रतिहार प्रशासन की शक्ति और स्थापत्य कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। समग्रतः प्रतिहार संस्कृति और कला ने उत्तर भारत को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। यह काल न केवल राजनीतिक शक्ति का युग था, बल्कि उस शक्ति से उपजी सांस्कृतिक परिपक्वता का भी युग था। प्रतिहार कला और स्थापत्य की विशेषताएं बाद की राजपूत शैलियों जैसे चौहान, परमार, गहलोत और सोलंकी की आधार भूमि बनी। यही कारण है कि प्रतिहार काल को उत्तर भारतीय मध्यकालीन कला का प्रथम महान पुनर्जागरण कहा जाता है। Please like, subscribe and comment.